जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को डिस्कस करूंगा दोस्तों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत जो संकल्पना और विचार वाला टॉपिक लिख रखा है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है तो उसमें सभा और समिति, और इसके पहले मैंने वेद, वेदांग, अरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब डाल चुका हूँ दोस्तों। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम सभा और समिति के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो आपको बता दूं, आइए शुरू करते हैं। सभा और समिति वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्था थी दोस्तों। क्या थी? तो ये वैदिक काल जो चला था, वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्था थी। इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधित्व होते थे दोस्तों। ये एक प्रकार की संस्था थी। इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधित्व होते थे, जो राजा को नीति बनाने और अहम फैसले लेने की सलाह देते थे। जो राजा को नीति बनाने और अहम फैसले देने की सलाह देते थे, है ना, सलाह देते थे। तो देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं, तो आपको फिर उधर मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। देखो, सभा और समिति वैदिक कालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। अर्थवेद में राजा, अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां या 2 उनकी बेटियां बताया गया है ना। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इस बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इस बारे में उल्लेख जो है अर्थवेद में मिलता है, याद रखना है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। सभा और समिति राजा की निरकुशता पर नियंत्रित रखती थी दोस्तों। निरकुशता का मतलब जैसे जब किसी एक व्यक्ति या पार्टी के पास सत्ता का पूरा नियंत्रण होता है, उसे ही निरकुशता कहते हैं दोस्तों, है ना। निरकुशता का मतलब बोल सकते हैं अपन शासन कानून के ऊपर होता था निरकुशता। तो यहाँ क्या लिखा है? सभा और समिति राजा की निरकुशता पर नियंत्रित रखती थी। निरकुशता पर नियंत्रित रखती थी, यानी कि राजा की सत्ता पर नियंत्रित रखती थी कौन? सभा और समिति। राजा की जो नियंत्रण प्रणाली बनाई गई थी, तो निरकुश शासन को तानाशाही या राजशाही रहता था, तो तानाशाही या राजशाही पर नियंत्रित रखती थी। तानाशाही और राजशाही इसका मतलब होता है, निरकुशता का मतलब उस पर नियंत्रित रखती थी दोस्तों। राजा के अभिषेक के लिए इनकी स्वीकृति आवश्यक होती थी, है ना। राजा के अभिषेक के लिए, अगर अभिषेक करना है तो उसके लिए इनकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी थी दोस्तों। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं की भागीदारी कब समाप्त हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में थी भागीदारी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। ये पता होना कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। सभा और समिति के स्वरूप एवं कार्य के संबंध में विद्वानों का मत, तो विद्वानों ने मत दिए हैं दोस्तों, जिन्होंने इनसे रिलेटेड अध्ययन किया, है ना। और उससे रिलेटेड उसके बाद विद्वानों ने कुछ मत रखे कि ये क्या थी करके बताया गया, क्योंकि लिखा हुआ ही मिला था, है ना। तो उस टाइम की बात पता नहीं, तो विद्वानों ने अपने मत दिए। जैसे विद्वान, जैसे एक का नाम है, एक विद्वान का नाम है लुडविग के अनुसार सभा उच्च सदन थी। लुडविग के अनुसार क्या बताया गया कि सभा जो थी उच्च सदन थी, है ना। सभा जो थी उच्च सदन थी, इसमें गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे। इसमें गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे और पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। पुरोहित किसको बोलते हैं दोस्तों? पुरोहित बोलेंगे जैसे पंडित हो गया, पंडित, है ना, पूजा पाठ करने वाले ज्ञानी लोग, ऐसा, यानी उसमें जो बाबा ज्ञानी पुरोहित, है ना, झाड़ फूक करने वाले पंडित लोग, तो ये पंडित, पुरोहित तथा कुलीन लोग शामिल होते थे। कुलीन का मतलब क्या है यहाँ पे? कुलीन का मतलब है जैसे खानदानी होना, है ना, खानदानी होना, या उत्तम कुल में पैदा होना, वैसे लोग शामिल होते थे। कुलीन का मतलब समझ में आया? खानदानी लोग, उत्तम कुल में पैदा होना, ऐसे लोग भाग लेते थे दोस्तों काय में? सभा में। जबकि समिति निम्न सदन थी। जबकि समिति क्या थी? निम्न सदन थी, जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधित्व बैठते थे, यानी सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व बैठते थे दोस्तों। इसमें सामान्य जन, यानी हम बोल सकते हैं समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। समिति में समुदाय के सदस्य होते थे, है ना। समझ में आ गया? फिर आगे इनके बारे में और थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं। तो लुडविग ने ये कहा दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट है जीमर ने क्या कहा? जीमर ने कहा सभा ग्राम की संस्था थी, समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय समिति होती थी दोस्तों। संपूर्ण जन की यानी जनता की, जन की केंद्रीय समिति होती थी और ग्राम की संस्था थी, ये बताया गया किसने? जीमर ने।
हिलब्रांट ने क्या कहा? हिलब्रांट बोलते हैं, हिलब्रांट का मत है कि समिति संस्था थी जबकि सभा उसकी बैठक स्थल थी। समिति थी, संस्था बोल रहे हैं ये, सभा उनकी बैठक स्थल थी, यानी सभा में बैठक स्थल लगती थी तो सभा बैठक स्थल थी। केपी जायसवाल का क्या कहना है, उसका क्या मत है? तो समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा उनकी स्थायी समिति थी। सभा क्या थी? स्थायी समिति, है ना, सभा स्थायी समिति थी और ये राष्ट्रीय समिति थी। समिति राष्ट्रीय संस्था थी और सभा स्थायी समिति थी। ये जेपी जायसवाल का मत है दोस्तों। उसके बाद अलावा अल्तेकर का मत है सभा प्रातः ग्राम संस्था थी, है ना, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार करती थी और चर्चा करती थी। जबकि समिति का स्वरूप केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्थापिका के समान था। जैसे अभी केंद्रीय प्रशासन में जो व्यवस्थापिका है ना दोस्तों बैठी हुई, है ना, उस टाइप का समान था बोला गया है यहाँ पे, है ना, उस टाइप के व्यवस्थापिका के समान था ये बताया गया है दोस्तों, है ना। तो ये व्यवस्थापिका के समान था जो व्यवस्थित ढंग से सुचारू होती थी उसके लिए। तो ये अल्तेकर का कहना है सभा प्रातः ग्राम संस्था थी जिसमें सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर विचार और चर्चा की जाती थी। समिति का स्वरूप केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्थापिका के सभा के समान था। ये समझ में आ गया दोस्तों। ये विद्वान और इधर उनके मत दिए हुए हैं, जिसको अपने को पता होना किसने क्या कहा था। ऐसे क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। सभा के बारे में एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार तथा अथर्ववेद में 17 बार है दोस्तों, ये पता रहना चाहिए। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार और अथर्ववेद में 17 बार है, ये दोनों याद रखना है। 8 बार और 17 बार ऋग्वेद में और अथर्ववेद में 17 बार सभा की बात हो रही है। सभा क्या थी? तो सभा कुलीन, मैंने बता दिया था कुलीन का मतलब होता है जैसे कि खानदानी लोग या उत्तम कुल में पैदा होने वाले लोग। कुलीन व वृद्धजनों की सभा थी। वृद्धजन यानी बुजुर्ग लोग की। तो हम बोल सकते हैं सभा में गाँव के बुजुर्ग शामिल होते थे दोस्तों। सभा गाँव के मामलों का प्रबंधन भी करती थी। सभा जो है गांव के मामलों का प्रबंधन भी करती थी। सभा में महिलाओं भी हिस्सा लेती थी दोस्तों। सभा में महिला भी हिस्सा लेती थी, याद रखना है ना। तो जिसमें उच्च कुल के लोग भाग ले सकते थे। सभा का शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। सभा का शासन, जो शासन चलाते थे उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। सभा का प्रधान को सभापति कहा जाता है, पूछा जा सकता है। सभा के प्रधान को सभापति कहलाता था और सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता था, सभापाल, और सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता था और उसके सदस्यों को, उसके सदस्य जो होते थे उसमें उसको बोलते थे सभासद, यानी सभासद, है ना। सभासद कहा जाता था यानी सभासीन कहा जाता था, ये पूछा जा सकता है। जो सभा है उसमें जो सदस्य होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको सभासद या सभासीन कहा जाता था। ये सभासीन आ सकता है, सभासीन कहा जाता था, है ना। सभा में ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी। सभा जो है राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न करते थे दोस्तों, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न कराती थी। सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है दोस्तों। जैसे वर्तमान में देखें अपन, आधुनिक में राज्यसभा है कि नहीं, राज्यसभा जिसको अपन उच्च सदन कहते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, है ना, ऐसा। तो बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं और तो समझ में आ गया। आधुनिक राज्यसभा से यानी चर्चा की जाती, क्योंकि सभा में गांव के बुजुर्ग लोग शामिल होते थे। सभा गांव के मामलों का प्रबंधन करती थी। सभा में महिलाओं भी हिस्सा लेती थी, है ना। तो ये सब था, इस वजह से इसकी तुलना आज के राज्यसभा से की गई है दोस्तों, वर्तमान के राज्यसभा से की गई है। बात करते हैं, यहाँ समझ में आया कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कितनी बार उल्लेख है। नेक्स्ट है समिति की बात करते हैं अपन। समिति, है ना। तो समिति जो दोस्तों, समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार, है ना, तथा अथर्ववेद में 13 बार है, ये याद रखना है। ऋग्वेद में कितने? 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार है दोस्तों। समिति जनसभा थी, जनता की सभा थी, जनसभा थी, जिसमें विभिन्न कबीले व जनजातियों के लोग जमा होते थे। विभिन्न कबीले और जनजातियों के लोग जमा होते थे, है ना, तथा जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था इसको, क्योंकि वहाँ
पे हर कोई बोल सकता था। जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाले, जनता की आवाज़, जन साधारण यानी जनता की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था थी एक प्रकार की, है ना। समझ में आ गया। मैंने बताया ना, गाँव समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। समिति कबीले स्तर की सभा होती थी। समिति जो है कबीले स्तर की सभा होती थी, है ना। और समिति किसी विषय पर विचार करने के लिए बनाया गया लोगों का समूह होता था दोस्तों। समिति अलग अलग तरह के कामों के लिए बनाई गई थी दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ पे अभिव्यक्त करने के लिए समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान था, है ना। केंद्रीय शासन की जैसे व्यवस्थापिका अभी वर्तमान में है ना, व्यवस्थापिका स्थापित है। जैसे कि सरकार का एक अंग होता है, व्यवस्थापिका का मतलब सरकार का एक अंग होता है जिसमें विधानसभा रहती है ना, विधानसभा लोकसभा रहती है ना। तो उस टाइप का ये व्यवस्थापिका के समान था। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान था। इसमें दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर भी चर्चा होती थी, कभी पूछा जा सकता है। दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा समिति में होती थी, याद रखना है। काय में होती थी? ना कि सभा में, समिति में होती थी। सभा और समिति में संबंध देखते हैं अपन। तो प्रारंभ में सभा और समिति में कोई अंतर नहीं था दोस्तों। दोनों ही आर्यों की राजनीतिक संस्था के रूप में विशेष भूमिका थी। दोनों ही आर्यों की राजनीतिक संस्था के रूप में विशेष भूमिका थी। दोनों ही आर्यों की राजनीतिक संस्था के रूप में विशेष भूमिका थी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में दोनों ही संस्था, है ना, चल यानी मोबाइल प्रकृति की थी दोस्तों। चलती फिरती थी। चल यानी कहीं भी लग सकती थी। चल या मोबाइल प्रकृति की थी, यानी चल प्रकृति, चालत वाली थी। चल यानी कहीं भी लग सकती थी। जो अपने मुख्य के नेतृत्व में सेना के साथ चलायमान करती थी। यानी कि वो अपने प्रमुखों के नेतृत्व में, जो उनके प्रमुख थे, प्रमुखों के नेतृत्व में सेना के साथ, सेना लेके कहीं भी जाके अपन लगा सकते थे समिति को, ये सभा को और समिति को। इसीलिए उसको कहा गया चलायमान रहती थी दोस्तों। सभा और समिति के मध्य मुख्य अंतर यह था कि सभा न्यायिक कार्यों को भी संपादित करती थी। जो सभा थी वो न्यायिक कार्य को भी संपादित करती थी दोस्तों, है ना, संपादित करती थी। परंतु समिति को न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु समिति को न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि समिति एक प्रकार से निचला सदन कहलाया, निम्न सदन या निचला सदन, है ना। और जो सभा थी वो उच्च सदन था। तो इसको ये अधिकार नहीं था, उसमें समिति को न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ये याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है ना। दोनों में अंतर पूछेगा कभी, तो सभा न्यायिक कार्यों को भी संपादित कर सकती थी, लेकिन समिति नहीं कर सकती थी। कालांतर में सभा केवल कुलीनों की संस्था रह गई दोस्तों। कुलीनों की संस्था, कुलीन लोग ये मैंने बता दिया था, खानदानी लोग, उत्तम कुल में पैदा होने वाले लोग, बड़े लोग, है ना, उनकी संस्था बच गई थी दोस्तों, रह गई थी। तथा समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था। बाद में समिति का अस्तित्व समिति जो समुदाय के सदस्य और जिसमें कबीले स्तर की सभा होती थी और जिसमें आम जनता हिस्सा लेती थी, है ना, आम जनता हिस्सा लेती थी, वो समाप्त हो गई थी दोस्तों, वो समाप्त हो गई थी, है ना। तो ये समझ में आया। यही वाला अपने को पता होना जो मैंने यहाँ पे बोल के बताया आपको, समझ में आया। सभा और समिति से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियाँ, इनके मत याद रखना है, मत पता रहना चाहिए कौन से किसने कहा है। इसके अलावा ये सभा और समिति के बारे में बता दिया मैंने, काम की जानकारी आपको, और ये यहाँ से इतना सा देख लो। तो इस तरीके से ये लेक्चर में इतना ही हमने सभा और समिति डिस्कस किए दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।